जय हिंद दोस्तों। आज हम 9 जनवरी 2025 की न्यूज को देखेंगे। न्यूज शुरू करने से पहले जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे 8 जनवरी को, उसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका भाई, उसके स्टेटमेंट देखते हैं। हमें सही स्टेटमेंट मार्क करना था, ठीक है, करेक्ट वन। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि जेट स्ट्रीम अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। सरासर गलत बात है, राइट, क्योंकि हमने ही देखा था जो जेट स्ट्रीम है वो टोटल 4 हमें बहुत सारी देखने को मिलती है भाई। मेन कौन सी, एक भी सब ट्रॉपिक पे और पोलर पे, और नीचे भी पोलर पे और सब ट्रॉपिक पे। तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखी? नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी दिखी है भाई। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत, और जैसे ही पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है, हम तुरंत ही जहां जहां भी वन है उसको गलत कर देंगे। और ऊपर से मैं आपको बताता हूँ, जिस भी स्टेटमेंट पे एक्सट्रीम वर्ड लिखे गए हो, जैसे कि ओनली वर्ड है या फिर ऑल वर्ड है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई वर्ड हो कि भाई एक्सप्लिसिटली मेंशन है, एक्सक्लूसिवली मेंशन है, मतलब जो एक्सट्रीम वर्ड है ना, उधर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो गलत ही होगा, बट थोड़ा सा हमें अवेयर होके उसको देखना है। जैसे यहाँ पे ओनली वाला था वो गलत था, हमने वन गलत कर दिया। अभी देखो टू मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों के टू में टू तो है ही, दोनों ऑप्शंस में। तीसरा देख लीजिए कि टेम्परेचर इनसाइड आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 सेल्सियस लेसर देन दैट सराउंडिंग। अभी हमने बहुत बार देखा हुआ है साइक्लोन कैसे बनता है कि भाई लो प्रेशर क्रिएट होता है किसी भी एरिया के अंदर, ठीक है। लो प्रेशर मतलब वार्म एरिया क्रिएट होता है, ठीक है, वार्म एरिया है ये, एकदम एरिया गर्म हो चुका है, और हवा जो होती है वो हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो जो भी हाई प्रेशर की हवाएं होंगी वो यहाँ पे आती जाएंगी, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्ट होती हुई मूव भी होती जाएंगी, और यही मूव होने के चक्कर में हमारा पूरा साइक्लोन फॉर्म हो जाए। अभी देखो बीचों बीच क्या हुआ, लो प्रेशर है ना, हवा उधर ज्यादा, सॉरी, उधर एरिया जो है वो ज्यादा वार्म है। और वार्म होने का मतलब क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है उधर ज्यादा है, और जो आसपास टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर है। तो जो साइक्लोन की आई है वो भी तो बीच में ही होगी। तो जो बीच में होगा उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए? डेफिनेटली उससे ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ तो क्या बोला है कि टेम्परेचर लेस होता है, तो अगेन ये गलत बात है, राइट। अगर लेस होता तो साइक्लोन हमारा फॉर्म ही नहीं होता कभी। तो देखो ये सब आपको अगर बेसिक चीजें भी पता है ना, बेसिक सिर्फ, तो भी आप आंसर इजीली करेक्ट कर सकते हो। बस उधर हमें होश नहीं खोने होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ओनली टू। तो देखो इसमें भी ओनली शब्द का यूज किया गया था, बट उसको हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने देखा ही नहीं कि स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तुरंत हम आंसर पे पहुंच गए। और अपने आप पे भरोसा रखना है एग्जाम में कि हाँ भाई एक बार चेक कर सकते हैं, बट भरोसा रखना है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोरल रीफ के ऊपर हमने देखा हुआ है कल। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि भाई वर्ल्ड्स की सब मोस्ट कोरल रीफ्स हमें ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं। सही होगा या गलत होगा? हमने क्या देखा था कल ही कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के एरिया में हमें मिलती है, और ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ क्या है भाई? ट्रॉपिकल एरिया है। और अगर ट्रॉपिकल मतलब इस एरिया में मिलती है मतलब ट्रॉपिकल में मिलती है, मतलब बात सही है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। मोर देन वन थर्ड ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ कहाँ पे मिलती है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के एरिया में मिलती है। हमने देखा था ना कि कोरल ट्रायंगल है हमारा। कोरल ट्रायंगल में देखो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कोरल ट्रायंगल है, वहां पे बहुत सारी है। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो कायदे से एक ग्रेट बैरियर रीफ है, उसके पूरे के पूरे ईस्टर्न एज के ऊपर। तो ये दो जो कंट्री है वो कोरल ट्रायंगल की पार्ट है, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा ग्रेट बैरियर रीफ है। तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि वन थर्ड की बात की है, मोर देन वन थर्ड, मतलब 34% भी होगी ना तो भी सही होगा। और ये एरिया में इतनी सारी है तो पॉसिबल है ना कि 30% के आसपास तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं कि हाँ भाई ये हो तो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई कोरल रीफ होस्ट मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइलाइज देन होस्टेड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये है, यस, हमने ये देखा था कि यहाँ ये बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ना कि भाई रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। तो इसलिए ये भी बात सही है। अभी हमें ना थोड़ा सा रिस्क लेना होता है, अगर ये हमें वन थर्ड वाला स्टेटमेंट नहीं पता है तो। हालांकि हमने कल बात की हुई है, फिर भी अगर नहीं पता है तो रिस्क लेना है कि देखो वन एंड थ्री तो हमें पता है कि भाई या तो ये होगा आंसर और या तो ये होगा। और अभी दूसरे स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस ज्यादा है गलत होने से। तो हम जो 50-50 में जाएंगे वो किसके अंदर जाएंगे? 1 2 3 ऑल में जाएंगे। जब भी आपको डाउट होता है ना,
तो ये सोचिए कि ये जो स्टेटमेंट में मुझे डाउट हो रहा है, ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा है या फिर सही होने के चांसेस ज़्यादा है? उस चांसेस के बेस पे वो 50-50 में टिक कीजिए। अपने इंस्टिंक्ट से टिक मत कीजिए कि बस हाँ, ये लग रहा है, बी होना चाहिए यार, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए, अभी हम मेंस के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भाई हिमालयाज़ आर हाइली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। ओके, पहले तो इन्होंने बता दिया कि ऐसा है। अभी हमें डिस्कस क्या करना है कि डिस्कस कॉजेस एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स और मेजर्स फॉर मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है भाई कि किसी भी चीज का जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो इम्पैक्ट को कम कर देना, उसको मिटिगेट करना, इट्स कॉल्ड मिटिगेशन। तो हमारे यहाँ पे डायमेंशन कितने हैं भाई? एक तो लैंडस्लाइड हमें पूछा गया है, वो तो ठीक है। मेन डायमेंशन है कॉजेस बताना और उसके मेजर्स बताना, दैट्स इट। और भाई 12.5 का था, मतलब कि 10 मार्क्स के आसपास का था, दैट्स इट। मतलब हम अभी 10 मार्क्स का लिखते हैं ना, आपको 12.5 में 2 पेज लिखने होते हैं पूरे के पूरे, बट उसके थोड़ा आगे पीछे चलता है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम कैसे देख सकते हैं? देखो, बहुत सारे वेज हैं ऐसे आंसर्स में। सबसे पहले तो क्या है, आपको हिमालयाज़ का पूछा गया है कि हिमालय में ज़्यादा होते हैं। आप पहले हिमालय को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हिमालयाज़ क्या हैं, हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ये पॉसिबल है, ठीक है? दूसरा क्या पॉसिबल है कि आप लैंडस्लाइड को बता सकते हो, क्योंकि दोनों है ना, हिमालयाज़ और लैंडस्लाइड, आप उसको भी बता सकते हो। अभी देखो, हिमालयाज़ तो आपको आता ही होगा कि हिमालय क्या है। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, आई एक्सपेक्ट कि वो तो आपको पता ही होगा। और इवन लैंडस्लाइड भी पता होगा। लैंडस्लाइड क्या होता है ये कि अचानक से अगर वो ज़मीन के टुकड़े या फिर जो भी कचरा-कुचरा जो भी पड़ा है, पत्थर, रेत अचानक से नीचे गिरने लगे, तो वो लैंडस्लाइड है। डेफिनिटली आपको पता होगा, राइट? तो आप दूसरा लैंडस्लाइड की डेफिनेशन को लिख सकते हो। और समझ लीजिए कि तीनों नहीं पता है, मतलब दोनों नहीं पता है, तो रिसेंटली आप जो एग्जाम्पल हुआ हो, रियल लाइफ में आपने जो लैंडस्लाइड देखी हो थोड़े टाइम पहले कहीं पे भी न्यूज़ में, आप उसके डेटा को लिख सकते हो, करंट अफेयर को कोट कर सकते हो। और समझ लीजिए एक भी चीज़ आपको नहीं पता है, मतलब आता ही नहीं है, तो क्या करना है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसी को कोट करना है। किस तरीके से कि भाई हिमालयाज़ आर हाईली प्रोन टू अ लैंडस्लाइड ड्यू टू वेरियस काइंड्स ऑफ रीजन एज डिस्कस्ड बिलो। याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हो ना इंट्रोडक्शन के अंदर, तो उधर कुछ एक्स्ट्रा आपको लाइन डालनी जरूर है। ये मैंने पहली लाइन तो ले ली, हिमालयस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड देन कंपेयर टू अदर्स एज ड्यू टू वेरियस काइंड्स ऑफ रीजन एज डिस्कस्ड बिलो। ऐसा कुछ लिख दीजिए ताकि आपका वो कोहेरेंस हो जाए। बट वो तभी ही करना है आपको, क्वेश्चन वाली अप्रोच तभी ही यूज करनी है जब आपको दूसरी कोई भी ना आ रही हो, ठीक है? अब ओके, चलिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने लैंडस्लाइड को डिफाइन कर दिया। लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ रॉक बोल्डर्स एंड सॉइल डाउन अ स्लोप। और लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, किसकी डेफिनेशन है ये, तो एनडीएमए की डेफिनेशन। क्या मैं पढ़ने गया था एनडीएमए की वेबसाइट पे? नहीं गया था। फिर भी मैंने एनडीएमए क्यों लिख दिया भाई? तो देखो, एनडीएमए हमारी बॉडी ही किसके लिए है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो जितने भी डिजास्टर हैं उन सब की डेफिनेशन, उन सब की गाइडलाइंस और उन सब के बारे में डेटा दे रखा है एनडीएमए के अंदर। ये सिर्फ मुझे पता है कि दे रखा है भाई, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये एनडीएमए की डेफिनेशन है। अभी या कोई इसे गलत कर सकता है, कभी भी इसे गलत नहीं किया जा सकता है। इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट। पर हाँ, सही हमेशा हो सकता है। ऊपर से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि भाई एनडीएमए का नाम लिखा है भाई ने। तो यही चीज आपको भी करनी है, ठीक है? अभी समझ ली कि एनडीएमए आपको नहीं पता था, तो किसका नाम लिख सकते थे? ये एनवायरमेंट की चीज है या फिर जियोलॉजी की चीज है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा मिनिस्ट्री चला जाता है? मिनिस्ट्री तो आपको हर एक आती होगी ना, तो यहाँ पे चला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, वो आप लिख सकते हैं। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ना मैप भी बता दिया। देखो, मैं मैप बनाने में बहुत ही तेज हूँ। मैं 2 सेकंड में ही मैप बना सकता हूँ। ये रिसेंटली आपके सामने बताऊँ तो ये मैं ऐसे 2 सेकंड में बना सकता हूँ। तो वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है मैप बनाने की, दैट्स इट। ये देख लीजिए, तकरीबन 2-3 सेकंड लेके मैंने मैप बना दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपको अगर मैप बनाने में स्पीड से बना पा रहे हो ना, आपको आंसर्स में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि सोच लीजिए कि किसी ने सेम टू सेम आंसर लिखा है, मेरे वर्ड टू वर्ड सेम है, सब कुछ सेम है, बट मैंने मैप बनाया है, सामने वाले ने नहीं बनाया। किसको ज़्यादा मार्क्स मतलब ज़्यादा मिलने वाले हैं? डेफिनिटली मैप वाले को। ओके, चलिए। और ना, मैं जानबूझ के आपको आंसर लिख के क्यों बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई ऐसा आंसर हमें लिखना है। ये मेरा मॉडल आंसर नहीं है, इट इज़ नॉट 100 आउट ऑफ 100, जैसा भी हो, बट यही आपको सीखना है कि हम इस तरीके से इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी गलती आइडेंटिफाई करके। तो भाई मैंने मैप बता दिया और बता दिया कि ये देखो, ये हिमालयाज़ है हमारी, ये इंडिया है। कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं भाई? क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इंटेंस रेनफॉल का होना,
जैसे कि चमोली लैंडस्लाइड हुई थी उत्तराखंड के अंदर, तब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, उसी की वजह से हुआ था। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो आप ये नहीं लिख सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट। या फिर आपका स्मार्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आपका स्मार्ट होने में क्या था कि चमोली मुझे पता था, समझ लीजिए नहीं पता होता तो मैं क्या लिखता? सिर्फ लिखता उत्तराखंड लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में इतने सालों में एक तो लैंडस्लाइड हुई होगी ना, जो कि बारिश की वजह से हुई होगी, और वो डेफिनिटली पॉसिबल है। इवन आपने ये क्या मूवी देखा है ना केदारनाथ, केदारनाथ मूवी के अंदर कैसे लैंडस्लाइड हो रही थी, मतलब जो भी लैंडस्लाइड हो रही है क्यों हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश गिर रही थी, तो लिख दो ना कि बारिश की वजह से हो रही है। केदारनाथ लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड। हमेशा स्मार्टनेस यूज करनी है, हमेशा हार्डवर्क आपका काम नहीं आएगा। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से हो सकती है, जैसे कि सिक्किम में लैंडस्लाइड हुई थी। अगेन ये मैं पढ़ने नहीं गया हूँ बट मुझे पता है सिक्किम में हुई है, और ये मुझे वैसे पता भी है कि उसी की वजह से हुई थी, इसलिए भी काम आया। टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है ना कि हमेशा हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होती है। मैंने आपको बताया था क्यों माउंटेन हमारे उधर के हाइट बढ़ती जा रही है। फिर थर्ड में ग्लेशियर स्मेल्ट हो रहे हैं और ज्यादा रिवर का फ्लो भी रहता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड हुई थी 2018 के अंदर। अभी अगेन आपको नहीं पता है ऐसा हुई थी तो सिर्फ ईयर को इरेज कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड एक तो हुई होगी ना, जो कि रिवर फ्लो की वजह से या फिर ग्लेशियर मेल्ट की वजह से हुई होगी, एक तो हुई होगी। इतने सालों में, हजारों सालों से इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये सब चलता है, ठीक है। बट जब तक पता है आपको, तब तक हमेशा ओरिजिनल डेटा ही यूज करना है। नहीं पता है तब आप इस तरीके से लिखोगे, और ये स्मार्टनेस है। और देखो दूसरा ना, प्रेजेंटेशन भी आप देखिए। प्रेजेंटेशन का मुझे आज ही मैसेज आया था इसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने दो दो लाइन में ही पॉइंट लिखे हुए हैं, दो लाइन से ज्यादा मेरे पॉइंट है ही नहीं। और जो मैंने एक्सटेंड लाइन की है वो भी कैसे की है, एग्जाम्पल देके। देखो मैंने लिख दिया ग्लेशियर मेल्ट और हाई रिवर फ्लो, दो चार वर्ड में ही मैंने एक पॉइंट बनाया और उसमें नीचे एग्जांपल दे दिया हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड। मेरा देखो ये स्पेस भी बचा हुआ है, ये स्पेस भी बचा हुआ है, मुझे लिखना कम पड़ा है। और उस कम लिखने के बावजूद भी प्रेजेंटेशन देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सिस्मिक एक्टिविटीज भी है, जैसे कि हमने कल ही देखा था ना, अर्थक्वेक जोन 4 एंड 5 में आता है। और साइड में मैंने लिख दिया जीआईएस, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्वे, सॉरी माफ करना, इंडिकेशन क्या, इंफॉर्मेशन सर्वे, ठीक है। और देखो ये भी मुझे इधर पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को समझ आया तो ठीक है, ना आया तो भी ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा में ही लिखा हुआ है। और ये क्यों लिख दिया, क्योंकि जितना भी डेटा होता है ना, कि अर्थ का डेटा, इंडिया का जो भी मेजर करना, वो कौन करता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे करता है। ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है ना, तो कोई भी एंजाइटी की बात नहीं है, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा जैसे आप पढ़ते जाओगे। यूज करना आपको याद रखना है कि भाई मैंने सिखाया था हमें यूज करना है ऐसे, ठीक है। फिर हमने सूटेबल मेजर्स लिख दिए, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था कि सूटेबल मेजर्स फॉर मिटिगेशन, सेम लिखा सूटेबल मेजर्स फॉर मिटिगेशन। जो भी आपको हाईलाइट करना है वो क्या करना है, जो डिमांड हो मेन क्वेश्चन की। देखो दो डिमांड थी, मैंने उसके भी बॉक्स में किया, इसको भी बॉक्स में किया। तो देखो जैसे मैंने हमेशा बताया कि स्ट्रेंथनिंग करना है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, स्ट्रेंथनिंग बिल्डिंग कोड्स। वैसे क्या लिखते हैं हम, स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क या फिर मैकेनिज्म, यहाँ पे बिल्डिंग कोड लिख दिए। जैसे क्या करना है, बहुत खराब एरिया है तो वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं करना है, मतलब ऊंचाई ऊंचाई पे बिल्डिंग नहीं बनानी है ताकि आपकी टूट जाए। फिर कहाँ कोई एरिया अगर ज्यादा रिस्की है तो उधर से दूर बनाओ, डिस्टेंस फ्रॉम प्रोन एरिया, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अदर करना है हमें एनडीएमए की गाइडलाइन को, मैंने बताया था ना कि सारी अथॉरिटी एनडीएमए की होती है, डिजास्टर के अंदर गाइडलाइंस भी देता है, तो अदर कीजिए। अब मैंने एनडीएमए की गाइडलाइन नहीं पढ़ी है, बट कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी गाइडलाइन हो उधर बोला गया होगा ना कि पब्लिक में अवेयरनेस की जरूरत है और डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है, ये कॉमन सेंस है, ये बोला ही होगा। आप खुद चेक कर लीजिएगा, होगा ही होगा। मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी मुझे पता है, हालांकि मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, मुझे ये सब पता है कि ऐसा है, बट फिर भी ये मैं याद रख के नहीं बैठा हूँ कि ऐसा होता है, फिर मैंने अज्यूम कर लिया। और ये दोनों सही है। फिर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जोनेशन करना है हमें कि भाई बेटर मिटिगेशन हो पाएगा उससे, और आप आइडेंटिफाई करवाओगे रिस्की एरियाज को। अब देखो ये पॉइंट मैं कहाँ से लेके आया जोनेशन का, ये जीआईएस से ही, मुझे पता है ना जीआईएस ये करता है ऑलरेडी, वही पॉइंट मैंने डाल दिया। ओके अभी कंक्लूजन में क्या है, देखो ऐसे आंसर्स में कंक्लूजन लिखना बहुत ही हार्ड होता है, आप लिख ही नहीं पाओगे कि क्या लिखें आगे। तो उधर क्या करना है, समराइज कर देना है कि थस बाय होलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन वी कैन मिटिगेट इम्पैक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। बस ऐसे ही खत्म कर देना है कि हाँ भाई ऐसे हम खत्म कर सकते हैं। ओके उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कैसे हमें अप्रोच करना है, और अगर नहीं आता है तो डू लेट मी नो। ओके चलिए अभी हम आज की न्यूज कवर करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज है मॉडिफाइड क्रैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम अनवील्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। आज भाई न्यूज को तो हम वैसे भी जल्दी कवर कर लेंगे। तो देखो मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्या बोला है कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार क्या होता है, लोग पैसे की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाता, तो ये मिनिस्ट्री ने सॉल्व कर दिया है कि किसी का भी एक्सीडेंट होता है
उनको 1.5 लाख तक की ट्रीटमेंट फ्री में मिलनी चाहिए और 7 दिन तक मिलनी चाहिए, मैक्सिमम पीरियड 7 दिन तक है, ठीक है। बट कब ये मिलेगा कि विद इन 24 आवर पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया हुआ है कि भाई इनका एक्सीडेंट हो गया और जल्दी इनको हेल्प कीजिए, या फिर 2 लाख तक मिल पाएगा अगर हिट एंड रन का केस है कि बंदा कोई ठोक के उसको भाग गया है तो फैमिलीज को मिलेगा। इम्प्लीमेंट इसको कौन करवाएगा, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करवाएगी विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस, हॉस्पिटल एंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और एजेंसीज। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जैसे एफआईआर होता है ना, वैसे यहाँ पे डीएआर होगा, डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, की कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये एक्सेट्रा सब। और ये जितने भी एक्सीडेंट है सारे के सारे एक्सीडेंट में इम्प्लीमेंट होगा। इट इज वेरी गुड स्टेप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई उनकी मदद नहीं करता है कि यार इसका बिल कौन पे करेगा, या फिर कोई हॉस्पिटल उसको लेते नहीं है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्चा ना आ जाए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट जिम्मेदारी उठा रही है कि कोई भी होता है हमारी जिम्मेदारी है इतने लाख तक का। और ये बहुत ही बड़ा पैकेज है, ये कोई 1-2 लाख रुपए छोटा पैकेज नहीं है, यहाँ से बंदे की ट्रीटमेंट इजीली हो सकती है। और ये एक लीगल मैंडेट हमने प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई लीगली उसके पास मैंडेट है कि आपको करना पड़ेगा एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। नीड क्यों है भाई, तो 1.8 लाख जितने लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए थे, उसमें जी 66% जितने एक्सीडेंट्स हैं वो 18 से 34 साल वाले लोगों के अंदर हो रहे हैं, मतलब यंगस्टर्स के बीच में हो रहे हैं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इरोड हो रहा है लगातार, और ये इंकरेज करेगा गुड स्मार्टियंस को। गुड स्मार्टियंस क्या होते हैं कि जो कोई एक्सीडेंट हो गया है उनकी मदद करता है ना जो पर्सन, दे आर गुड स्मार्टियंस। ये शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट इट इज फाइन, प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, हमें स्पेलिंग सही होना चाहिए। और हम जो गोल्डन आवर होती है उसमें हेल्प कर पाएंगे। गोल्डन आवर मतलब क्या, शुरुआती घंटे जब एक्सीडेंट हुआ हो उसके, ओके। और मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या भाई स्टेप्स लिए हुए हैं रोड सेफ्टी के लिए, ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करना है। ब्लैक स्पॉट क्या होता है, अगर ड्राइविंग करते हो तो ऐसी कौन सी जगह हैं जो आपको नहीं दिखती हैं, जैसे कि अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ जगह होती है ना, जैसे कि विंडो के लेफ्ट और राइट वाली जगह होती है, तो कुछ एरिया ना आपको नहीं दिखेगा, आप कुछ भी कर लीजिए वो एरिया दिख ही नहीं सकता है, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट की, वो दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट मतलब क्या कि रोड के ऊपर आप जा रहे हो ना, तो कोई एरियाज पे आपकी लाइट नहीं पड़ती है, वो ब्लैक रह जाता है और वहां पे आपकी गाड़ी टकरा जाती है, देन इट इज ब्लैक स्पॉट। रिसेंटली ना जो एक्सीडेंट हुआ था, साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ था, टाटा के जो फॉर्मर सीईओ थे साइरस मिस्त्री, उनका एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ था। वो ब्लैक स्पॉट पे टकरा गए थे, कुछ पत्थर जैसा था ब्रिज के यहाँ पे, वो ब्लैक स्पॉट था और उनकी रेंज रोवर एकदम ही तेज जा रही थी और वो टकरा गए और उनकी डेथ हो गई थी। फिर भी हमने नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल बनाए हैं, रोड सेफ्टी ऑडिट्स बनाई है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है और रेड सेफ्टी पॉलिसीज भी है। फिर हमने जगह जगह पे ना कॉल सेंटर्स बनाए हैं, इमरजेंसी कॉल सेंटर। मैंने तो देखो, आप अगर रोड पे जाते हो ना तो ऐसी जब चीजें आपको मॉनिटर करना है, अब इसके नंबर क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, बट कुछ तो है, ओके। अभी इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखो डायरेक्टली कई बार जो स्कीम होती है ना उससे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहला कि ये ईआर क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। फिर क्या ये सारे एक्सीडेंट को कवर करता है, तो यस। और फिर ये कौन से एक्ट के अंदर बात होती है, तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। और एट लास्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, ये चार। इनसे हमारा जो भी क्वेश्चन बनेगा वो बन सकता है, ठीक है, इतने ही पॉइंट है। और हाँ, ये मिनिस्ट्री तो आपको वैसे ही पता हुआ तो कोई बताने का जरूरत नहीं है, इतने पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, बाकी प्रीलिम से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। हाँ, एक अगर बनाना हो तो एक और बना सकते हैं कि भी पुलिस को 24 आवर में इन्फॉर्म करना, वो हो सकता है, बट वो हार्ड नहीं होगा और वो कुछ क्वेश्चन भी खास नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने क्रूशियल रोल प्ले किया है। यह बोला है कि भाई हमारे जो डायस्पोरा है उन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है, ओके। ये सब हमने कब बताया, जब हमारा 18 प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करने वाले हैं तब। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है उसी को देखते हैं। ये एक बाइनल इवेंट है जो कि हम 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, तो इसी के दिन जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लाए थे, तब हम इसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी का मतलब क्या होता है, कहाँ पे गया, यहाँ पे प्रवासी मतलब क्या होता है, तो देखो ये दो वर्ड से बना है। प्रवासी में है प्रवास, प्रवास मतलब क्या है, जर्नी, ठीक है। तो जो जर्नी करता है वो है प्रवासी, ठीक है। बाकी भारतीय दिवस तो आपको पता चलता है, उसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है। हमारा डायस्पोरा की हम बात करते हैं, डायस्पोरा किसको बोलते हैं, तो जो इंडियंस हैं और वो बाहर कोई भी काम से जा रहे हैं, अपने बाहर की टेरिटरीज में है, वो हमारे डायस्पोरा है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, तो एनआरआई आ जाता है, पीआईओ आ जाता है और ओसीआई भी आ जाता है। पीआई और ओसीआई अभी अलग अलग नहीं है,
उनको एक में ही हमने कैटेगराइज कर दिया है ओसीआई में आफ्टर 2015। अभी के लिए डायस्पोरा का स्टेटस देखे तो क्या है भाई, तो 35.4 मिलियन जितने लोग बाहर हैं, उसमें से 15 मिलियन जितने नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई है एज ऑफ मई 2024। और सबसे ज्यादा हमारा डायस्पोरा कहाँ पे है, तो यूएस के अंदर है 5.4 मिलियन जितना। उसके बाद हम देखें तो जीसीसी कंट्रीज के अंदर आता है अरब, यूएई, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी फायदा क्या होता है इन सब के, डायस्पोरा से हमें क्या फायदा है, तो भाई इकोनॉमिक रेमिटेंसेस आते हैं, पैसे ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ऑफ कोर्स अपनी फैमिली को देंगे तो सही, तो उससे हमारे फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है। फिर टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड होती है, उधर जाते हैं कुछ सीख के आते हैं, ऊपर से ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई ये देश अच्छा है, यहाँ पे काम कीजिए। फिर हमारी डिप्लोमेसी अच्छी हो सकती है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के साथ हमारी इसी की वजह से अच्छी है, ठीक है। इससे हमारी ग्लोबल इमेज एक सेट होती है और हम प्रमोट कर पाते हैं इंडिया का सॉफ्ट पावर को, सॉफ्ट कल्चर को। क्योंकि सोचिए उधर अगर कोई लेयर रह रहे हैं वो अपना वो कल्चर फॉलो करेंगे, राइट, उनको कोई देखेंगे तो और वो भी फॉलो करेंगे अगर अच्छा होगा तो। जैसे कि हमने ये कहाँ पे देखा हुआ है कि ऐसा हो रहा है, तो म्यूजिक, क्यूजिन और स्पिरिचुअलिटी में ये हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। कि विदेशों में भी हरे कृष्ण मूवमेंट चल रहा है, अगर आपको पता हो तो, कि भाई सब लोग कृष्णमय उधर होते जा रहे हैं। फिर इंडिया के बॉलीवुड गाने उधर इतना चल रहे हैं, इंडिया का क्यूजीन चल रहा है उतना ज्यादा। और ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ऑलरेडी पता हुआ है। रिसेंटली ना मैंने सोशल मीडिया पे देखा हुआ था कि टॉप 10 डिश क्यूजीन्स की बात चल रही थी, उसमें इंडिया के 2-4 क्यूजीन थे। तो ये अच्छी बात है कि हमारी सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो रही है। आप सोशल मीडिया देखिए, फालतू चीज में भी हमारे काम का जो हो ना उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए कि हाँ यार ये यहाँ पे लिंक हो सकता है। चलिए अभी यहाँ पे एसोसिएटेड टर्म क्या है, तो ओसीआई, पीआईओ, एनआरआई, या पीआईओ को तो हटा ही दीजिए यार, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने ही हटा दिया है, गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो हम इसको क्यों याद रख रहे हैं। चलिए आपको ये ओसीआई का मतलब मैं समझा देता हूँ पीछे। कहाँ पे गया, ये रहा। देखिए इंडियन सिटीजन में और ओसीआई कार्ड होल्डर में सबसे पहले फर्क क्या है। सिटीजन की बात करते हैं हम और आप नॉर्मल लोग, ठीक है, तो ये इंडिया के सिटीजन है। जबकि ओसीआई वाले हैं वो फॉरेन के सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन नहीं है, डू रिमेम्बर इट। अभी हम तो डुअल सिटीजन में तो मानते नहीं है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई इंडिया के सिटीजन वोट कर सकते हैं, ये तो बाहर के है ना, तो ये वोट नहीं कर सकते हैं। और इनको अगर वोट ही करने का हमने राइट नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम पब्लिक ऑफिस संभालने देंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये कोई परचेस नहीं कर सकते एग्रीकल्चर लैंड भी, इवन एग्रीकल्चर लैंड तो हम भी परचेस नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पूर्वज के पास वो लैंड नहीं थी। मतलब यू हैव टू बी एग्रीकल्चर लैंड इन इनहेरेंट, बाकी आप सामने से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। आपकी फैमिली ऑलरेडी फार्मर होनी चाहिए तभी आपको मिल पाएगा। तो ये भी परचेस नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड, बट इट कैन इनहेरिट इट। ये मतलब कि उनके कोई दादा दादी ने दे दिया कि ले ले बेटा रखो, तो मिल सकता है, बाकी नहीं मिलेगा। और दूसरा डुअल सिटीजनशिप इनको नहीं मिलती है, इसलिए इनको सेपरेट स्टेटस कोई नहीं है, ना ही इनके पास सिटीजनशिप के इक्विवेलेंट ये स्टेटस है, ठीक है। तो ओसीआई अलग से दिया गया है पर ये सिटीजनशिप का नहीं है। तो हमें याद क्या क्या रखना है भाई, एक तो ये हमारे सिटीजन नहीं है, दूसरा वोटिंग राइट नहीं है, पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करते हैं, फिर एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं, डू रिमेम्बर खरीद नहीं सकते हैं, बट इनहेरेंट कर सकते हैं, किसी के गिफ्ट दे रहा है तो मिल सकता है। और साथ ही साथ ये सिटीजन के इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है ना, तो इसी पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन बनेगा, डू रिमेम्बर इट। और भाई ये सिटीजन है वो तो ये सब कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात है नहीं, ठीक है। और भाई इस पॉइंट से कंफ्यूज मत होना कि कैन परचेस लैंड, यहाँ पे टर्म टीएनसी अप्लाई होती है, डू रिमेम्बर इट। तो इसको इग्नोर करना, पर हाँ हम कर सकते हैं, अगर हमारी कोई फैमिली से फार्मर होंगे तो हम कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी एनआरआई में और ओसीआई में क्या फर्क होता है, अगर मैं यहाँ पे एनआरआई लिख दूं, आपको ने एनआरआई तो सुना ही होगा। तो एनआरआई कुछ नहीं है, उसको तोड़ो, नॉन रेसिडेंट इंडियन। मतलब यहाँ पे उसका रेसिडेंट नहीं है, बट बंदा है क्या, इंडियन ही है। मतलब रहता भले ही ना हो, सिटीजन इधर का ही है, तो उसको जो भी राइट मिलते होंगे सिटीजन को, वो सारे के सारे राइट मिलेंगे। तो फर्क क्या पड़ेगा भाई, कि जो टैक्स लायबिलिटी होगी ना ये एनआरआई के ऊपर, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और दूसरा टैक्स अलग है तो इसका दूसरा क्या अलग होगा, फाइनेंशियल जो लायबिलिटीज होगी, फाइनेंशियल्स जो भी इसके होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, बाकी सबका सब सेम है। अभी आप बोलोगे तो ये ओसीआई को फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, क्या नहीं हुआ ना यार। देखिए फायदा इसको होगा कि वीजा फ्री एंट्री है, कि आप जब आना चाहो आइए, मजे से आइए, वीजा लेने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी आपको फ्री में वीजा है। और दूसरा इनडेफिनेट स्टे है, कि मतलब जितना रहना चाहो आप रह लेना, कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, क्योंकि वीजा फ्री आए हो
तो वीजा फ्री रहिए और ऐश कीजिए जब तक रहना है, बस यही 2 फायदे मिलते हैं, इससे ऊपर कोई खास फायदा नहीं है। और हाँ, अभी मैं बोलूँ क्या ये काम कर सकते हैं कहीं पे करना हो तो? यस कर सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। एनआरआई का भी आपको डिफरेंस पता चल गया ना? अभी आपको एनआरआई या ओसीआई का डिफरेंस पूछे या फिर सिटीजन और ओसीआई का पूछे या फिर सिटीजन और एनआरआई का पूछे, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अभी वापस आते हैं हमारे, कहाँ पे गया सिटीजन, ये रहा। इनिशिएटिव हमने क्या-क्या ले रखे हैं इनहेंस करने के लिए हमारे डायस्पोरा को, तो भाई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई स्कीम हमने लेके आई है, ठीक है? फिर नो इंडिया प्रोग्राम लाया है कि भाई देखो अपना देश, कि ये किसने लाया है नो इंडिया प्रोग्राम? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लाया है ताकि डायस्पोरा के यूथ के साथ हमारा कनेक्शन बना पाए। और फिर इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड बनाया है ताकि इंडियन कम्युनिटी का हम बाहर भी वेलफेयर कर पाएँ। और ये हमें नो इंडिया प्रोग्राम में मैंने आपको देखो अपना देश बता दिया ना, वो एक्चुअली टूरिज्म प्रमोट करने के लिए है। ये अलग बात है, ठीक है? नो इंडिया प्रोग्राम में तो वही है कि कनेक्शन बिल्डअप करो, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, ये क्यों ज़रूरी है भाई? तो वो देखो यूपीएससी ना 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इनडायरेक्टली। एक ये है कि भाई लेबर माइग्रेट्स क्यों हो रहे हैं इंडिया के बाहर? तो इन शॉर्ट तो क्या है, ये भी हमारा डायस्पोरा है ना, लेबर अगर बाहर जा रहा है, तो पॉसिबल है कि इस बार थोड़ा चेंज से आए। क्योंकि पीवाईक्यू हमेशा रिपीट होते हैं, बट डायरेक्टली नहीं होते हैं, कुछ चेंजेस के साथ होते हैं, कुछ अलग थीम होती है, तो हमें ये अलग थीम ही पकड़नी है और उसको याद करना है, ठीक है? चलिए, अभी प्रीलिम्स में क्या इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो मैंने नीचे बताया ना वो क्वेश्चन आएगा। यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नीचे जो मैंने डिस्कस किया है उसी से आएगा। फिर है भाई फर्स्ट बायलैटरल सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई है फॉरेन सेक्रेटरीज की अफगानिस्तान के साथ, ठीक है? जब से तालिबान ने ये टेक ओवर किया ना अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद हमारी फर्स्ट मीटिंग है सेक्रेटरीज की। इससे पहले हम वैसे मिल चुके हैं, बस सेक्रेटरी की पहली मीटिंग है। दोनों साइड ने इवेल्युएट किया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो इंडिया प्रोग्राम अंदर इसकी हेल्प करता है उसको, और साथ ही साथ एग्री किया है कि यूज ऑफ चाबहार पोर्ट फॉर ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। चाबहार पोर्ट हमारा कहाँ पे है? तो भाई ईरान के अंदर है। हम यही करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं ईरान में, ईरान से अफगानिस्तान में, और फिर यहाँ पे जो जाना हो वो जाते हैं। आप बोलोगे पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्टली क्यों नहीं चले जाते? पाकिस्तान वाले आने ही नहीं देते यार, कैसे जाएंगे? ओके, अफगानिस्तान से अभी हमारा रिलेशन देख लेते हैं। तो हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई थी 1950 में। फिर तालिबान जब से आया, फिर हमने उसको तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हालांकि दोनों की मीटिंग वीटिंग हो गई है, ठीक है? इग्नोर कीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है भाई अभी तालिबान की हमारे लिए? सबसे पहला तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान इज हार्ट ऑफ एशिया, और वो एशियंट टर्म से यहाँ से हम बहुत सारा ट्रेड करते आ रहे हैं, हमारा पूरा कनेक्शन है। और स्पेशली कौन से पैसेजेस के थ्रू? तो खैबर एंड बोलान पास के थ्रू, यहाँ से ही सब लोग आते जाते थे। फिर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं पूरे विश्व में, वो अफगानिस्तान को अपना जन्नत मान के बैठे हैं, हेवन मान के बैठे हैं कि इधर हमको कौन ही हाथ लगा लेगा भाई, कोई नहीं आने वाला है। तो इसीलिए सेपरेटिज्म वाले, एक्सट्रीमिज्म वाले, टेररिस्ट, ये सब यहाँ पे ही पड़े रहते हैं। फिर हमें सेंट्रल एशिया के साथ अगर एंगेजमेंट बनानी है, तो भी हमें ये लिए अफगानिस्तान जरूरी है, हमारी गेटवे बनेगा। और फिर इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो बढ़ने वाली है डेफिनेटली। और दूसरा क्या है, हम अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बना रहे हैं, मतलब कि सलमा डैम भी है उसका नाम, वो बना रहे हैं। फिर हम जारांस देलराम हाईवे बना रहे हैं। ये सब दिखाता है कि इंडिया कितना लिबरल है और अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन रखना कैसे चाहता है। हालाँकि ये जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे थे ना, जब से तालिबान आया ना तब से होल्ड में पड़े हुए हैं। अभी हम बोल रहे हैं कि भई शुरू करेंगे, थोड़े टाइम पहले शायद सलमा डैम का काम तो फिर से शुरू हो गया। ओके, लास्ट में क्या है कि भई रोल चाइना का भी बढ़ रहा है, इसीलिए भी हमारे ज़रूरी है करना। ऑलरेडी यूपीएससी ने अफ़गानिस्तान के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वापस रिपीट हो या ना हो, वी डोंट नो, हमारा फर्ज़ बनता है हम देख लें, ठीक है? अभी देख लीजिए, अफ़गानिस्तान की हमने लोकेशन देखते हैं और उसके आजू-बाजू की कंट्रीज़ भी देख लेते हैं। इंडिया तो आपको पता है। अभी मुझे ये बताइए, इंडिया के साथ ये जो बॉर्डर बनाता है ना, इस बॉर्डर का नाम क्या है? उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई छोटा लगने वाली बात नहीं है, तो गूगल कर लेना, जान लेना और फिर बताना, पर बताना ज़रूर। तो देखो सबसे पहले तो भाई अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि इसकी कोई भी ओपनिंग सी के साथ नहीं कनेक्ट होती है ना, पूरा घिरा हुआ है लैंड मास के थ्रू, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। फिर इसकी कैपिटल कौन-सी है? तो काबुल कैपिटल है। अभी इसके ऊपर आजू-बाजू कौन-सी कंट्रीज़ आती है, जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछ लिया है, क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखो अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का ऊपर ताज आता है, ऐसा समझ लीजिए, अफ़गानिस्तान के ऊपर ताज है, तो अफ़गानिस्तान से ही लग के हुए कौन-सी उसके ऊपर? तजिकिस्तान। बस इतना याद रखना है, बाकी हमें कोड से याद रखना है। कोड कैसे याद रखना है कि ऐसे कर लो कि बीच में डाल दो उज़्बेकिस्तान, फिर उसके ऊपर कज़ाकिस्तान का,
फिर उसके ऐसे नॉर्थ ईस्ट बाजू किर्गिस्तान की, फिर किर्गिस्तान में हल्का नीचे यहाँ पे ता, और यहाँ पे तू। तो यहाँ पे देखो पूरा आपका ट्रिक बन गया है कि उज्बेकिस्तान के ऊपर नीचे बनेगा हमारा का, की, तू एंड ता, और बीच में उज्बेकिस्तान। का, की, तू, ता, उससे बन क्या रहा है, का फॉर कजाकिस्तान, की फॉर किर्गिस्तान, तू फॉर तुर्कमेनिस्तान और ता फॉर तजिकिस्तान। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, का, की, तू, ता। या फिर आप ऐसे भी याद सकते हो, के टी टी, और बीच में यू। देखो ऐसे बनता है के यू टी, ऊपर से नीचे आना है के यू टी, ठीक है, और फिर ऐसे जाना है के यू टी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, के यू टी, के यू टी। ये सारी की सारी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो जाएंगी। डू रिमेम्बर इट, के यू टी, के यू टी। और मेरे ख्याल से याद रह जाएगा, अफगानिस्तान का ताज है और सबसे ऊपर कजाकिस्तान आता है, इतना ही आपको याद होगा तो ये के यू टी आपका बन जाएगा। और फिर दूसरा देख लेते हैं भाई, ये उज्बेकिस्तान में यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी दिख रही है, ये वाटर बॉडी का नाम क्या है भाई, तो अरल सी है। ठीक है, यहाँ से दो रिवर निकलती है। ठीक है, दो रिवर कौन कौन सी है, तो भाई साई दरिया है और अमू दरिया है। फिर यहाँ पे ये कास्पियन सी आता है, कास्पियन सी में भी दो रिवर निकलती है। मैं नहीं बताते हैं, छोड़िए भाई, खाम बता रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है। और ना आपका मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, उसकी आपको कैपिटल याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ने पहले जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो कैपिटल के ऊपर ही पूछा हुआ है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, और हाँ दूसरी भी एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने के यू टी में बीच में उज्बेकिस्तान रखा है ना, तो उज्बेकिस्तान एक लौती ऐसी कंट्री है जिसकी बॉर्डर सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ बनती है, एक लौती है। तो चांसेस है यूपीएससी आगे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसने दूसरे कॉन्सेप्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये थीम है कि सेंट्रल एशिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी बॉर्डर सारी दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मिलती है, तो उज्बेकिस्तान एक लौता। समझा भी देता हूँ कैसे, तो देखो ये कजाकिस्तान से, ये तुर्कमेनिस्तान से बना रहा है, यहाँ पे अफगानिस्तान से, यहाँ पे तजिकिस्तान से, यहाँ पे किर्गिस्तान से, सारे के सारे से बना रहा है। ओके, चलिए अभी नीचे आते हैं। ये छूट गया यार, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है इश्यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैम सेफ्टी एक्ट 2021। सबसे पहले तो भाई डैम क्या होता है वो तो आपको पता है, उसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट ये डैम में इश्यूज क्या होते हैं, तो जितने भी हमारे बने हुए हैं ना डैम्स, उसमें से 80% जितने लार्ज डैम्स हैं वो 25 साल से भी पुराने हैं। 25 साल में तो भाई घर हमारा खराब हो जाता है, ये तो डैम है जो पानी को सेव करके वो रखता है और पानी को इरोड भी जल्दी करता है चीजों को, तो ये भी खराब हो चुके हैं। फिर भाई सेडिमेंट का एक्युमुलेशन हो रहा है जो कि इसको स्टोरेज कैपेसिटी को कम करता है। ये क्या होता है, समझ लीजिए ये मेरा डैम है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा था और फिर मैं यहाँ पे स्टोर करता जाता हूँ, पर ये जो पानी आ रहा है उसके साथ कुछ धूल मिट्टी भी आ रही होगी, राइट, और वो धूल मिट्टी आके सेटल कहाँ पे होगी, यहाँ पे सेटल हो जाएगी। फिर और थोड़ा टाइम होगा और धूल मिट्टी आई और सेटल हो गई, धीरे धीरे करके और सेटल होती गई। तो कायदे से क्या हुआ, जो ये लेयर थी ना, एकदम जो इसका एंड सरफेस था, यहाँ पे तो एक पूरी की पूरी एक लेयर बन गई ना धूल मिट्टी की। तो इससे क्या हुआ कि ये एक एरिया कवर हो गया है, जहाँ पे पहले पानी भरा जाता था वहां पे अभी सिर्फ रेत पड़ी हुई है। तो इस एरिया में तो अभी पानी नहीं आएगा ना, तो हमारा पानी का जो कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगा। पहले समझ लीजिए कि ये नहीं था, अगर ये पिंक वाला हम हटा देते हैं, सॉरी यार, ये पिंक वाला अगर हमने हटा दिया, तो पहले समझ लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 पॉइंट पानी सेव हो सकता था। बट अभी तो धूल की वजह से एक पॉइंट में सिर्फ रेत आ रही है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ 4 पॉइंट पानी सही होगा। और अगर आप और साफ नहीं करते हो डैम को, तो और रेत भरती जाएगी और अभी 3 पॉइंट ही पानी सेव होगा। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी को धीरे धीरे कम करता जाता है, जो सेडिमेंट का एक्युमुलेशन होता है वो। इसके लिए डैम को साफ करना होता है, बट हम वो भी टाइमली नहीं करते हैं, अफसोस की बात वही है। दूसरा कंसर्न क्या है, सिस्मिक रिस्क भी है। हो सकता है ना कि जिस एरिया में आपने डैम बनाया है वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है, फिर क्या होगा, जो कि एक बार हमें देखने को मिला ही है ऑलरेडी, जब 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया था। भुज मतलब ये कच्छ अर्थक्वेक की बात चल रही है, ठीक है, KUTCH, या फिर KACHCHH, कच्छ। कच्छ में जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, तब वहां पे भुज में चांग डैम जो था वो इरप्ट हो चुका था, वो टूट चुका था, और उधर की जो आसपास के एरियाज है वहां पे फ्लड आ गए थे। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि भी ऐसा भी हो सकता है। तो ये रिस्क है डैम सेफ्टी के रिलेटेड, जो हम ठीक तरीके से एड्रेस नहीं करते हैं, और भी रिस्क हो सकते हैं बट इतने तो जीते जागते हैं।
और इंडिया का डेटा देख ले भाई डैम के यहाँ पे, तो थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है इंडिया आफ्टर चाइना एंड यूएस, सबसे ज्यादा चाइना में है। और 5000 जितने हमारे पास लार्ज डैम्स है, लार्ज डैम्स मतलब जो ज्यादा पानी को स्टोर करते हैं। हम बोले क्या है कि भाई हम डैम सेफ्टी कमेटी बनाएंगे, ठीक है, फिर इसके जो चेयर होंगे वो चेयर करेंगे, इट वुड बी चेयर्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके साथ साथ दूसरे स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। और हम डैम सेफ्टी एक्ट 2021 भी लेके आए हैं, जिसका पर्पज ही क्या होगा कि सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना डैम के रिलेटेड। सेंट्रल लेवल पे हमने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई है, और स्टेट लेवल पे हमने स्टेट कमिटी डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। इसमें कुछ खास कुछ नहीं है, ठीक है। बट डू रिमेम्बर, आपको यही मैंने क्वेश्चन लिखने को दिया है, 10 मार्क्स का था, 2023 में पूछा गया है, तो ये हमें को याद रखना है और लिखने की कोशिश जरूर करनी है। और भाई मेरी बात मानिए, आप अगर लिख नहीं रहे हो ना क्वेश्चन को, इम्प्रूव होने के कोई भी चांसेस नहीं है, देयर इज जीरो चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर आप लिखोगे नहीं तो, क्योंकि बिना पानी में उतरे कभी भी आपको तैरना नहीं आएगा। ओके, अदर डैम के सेफ्टी के मेजर्स क्या क्या हैं जो इंडिया ने लिए हैं, तो हमने नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम बनाया है, जो कि रजिस्टर लगता है कौन से लार्ज डैम्स है। फिर डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाया है विद सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर हमने नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी डैम्स, डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, दरमा, दरमा याद रखना क्योंकि ये ई गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। ये सब हमने बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट न्यूज है, मराठी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज हमने रिसेंटली ग्रांटेड किया है स्टेटस। अभी देखो फिर से न्यूज में है, ऑलरेडी हमने ये कवर कर लिया है 2 बार। सबसे पहली बार हमने कवर किया था 4 अक्टूबर की वीडियो में, जब मराठी, प्राकृत, पाली, आसामीज, बंगाली, इन सब को हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड किया था। अभी क्लासिकल लैंग्वेज हो क्या सकती है, कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल बनेगी, तो पहले क्राइटेरियाज कुछ अलग अलग थे, अभी हमने इसके क्राइटेरियाज बदल दिए हैं। जैसे कि कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए उसकी हाई एंटीक्विटी होनी चाहिए, मतलब कि ये 1500 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज हो। फिर इनका एक अलग से कोई लिटरेचर या टेक्स्ट अवेलेबल हो, और फिर इसका कोई नॉलेज टेक्स्ट भी अवेलेबल हो, जैसे कोई एपिग्राफी है, इंस्क्रिप्शंस है, एविडेंसेस है, पोएट्री है, ऐसा कुछ हमें मिल जाए। फिर वो अपने करंट लेवल, पुराने से करंट लेवल में कुछ अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, और किसी की कॉपी भी ना हो, ये सब हो सकता है। और ऐसा हमें क्राइटेरिया देखने को मिलता है, तो हमारी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बनाई जाएगी। डू रिमेम्बर, यही क्राइटेरियाज हैं जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरियाज में चेंज हमने किए हुए हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है वो मैं आपको याद करवा देता हूँ नीचे, अभी छोड़िए। क्लासिकल लैंग्वेज किसी को भी नोटिफाई करते हैं तो फायदा क्या होता है, सबसे पहले तो पुरानी लैंग्वेज है वो प्रिजर्व हो जाएगी और उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, और उसके जो जो लोग हैं जो इनके बहुत जानकार हैं उनको जॉब मिल जाएगी, और उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। फिर एकेडमिक बेनिफिट मिल सकते हैं आपको, मेजर 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और अगर जीतते हो तो डेफिनेटली फंडिंग भी प्रोवाइड होती है। क्योंकि मेन क्राइटेरिया क्या है कि क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है ना, अभी कोई भी नोटिफाई होती है, फिर जो भी स्टेट में वो लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर आपको अलग से पैसे देता है, तो वो फायदा है भाई। अभी मराठी लैंग्वेज की यहाँ पे बात है, तो मराठी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है। ये इवॉल्व हुई है महाराष्ट्री प्राकृत लैंग्वेज के थ्रू। प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत क्या है, तो भाई प्राकृत लैंग्वेज का ही एक डायलेक्ट है, जो कि सातवाहन एरा के दौरान डेवलप्ड हुआ था। सातवाहन एरा की हम बात करते हैं, ये सब डेटा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो गत सप्तशती में देखने को मिलता है, जिसको हम मानते हैं कि ये मराठी का अर्लीस्ट लिखा हुआ लिटरेरी वर्क है, जो कि किंग हल को डेडिकेट किया जा रहा था, एट्रीब्यूट किया जा रहा था। ओके, अभी देखो मैं वापस आपसे मेंशन वही करूंगा कि 4 अक्टूबर की जो वीडियो हो वो देख लेना, उधर हमने बहुत ज्यादा अच्छे से बात की हुई है, वह दूसरी भी बार बहुत बार हमने बात की है, पर 4 अक्टूबर में मुझे ऐसा लगा कि ठीक से की है, बाकी सेम टू सेम ही है। अभी कौन कौन सी लैंग्वेज प्राकृत सॉरी क्लासिकल लैंग्वेज है उसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एक कोड है आपका पीटीएम, तो आपको पता है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो पीटीएम, और फिर बुक्स आपको याद रखना है, पीटीएम बुक्स। बट बुक्स में एक छोटा सा कैच क्या है, जो दूसरा ओ है ना उसके बदले हम ए मान लेंगे, बॉक्स, ठीक है, ऐसा क्लासी लैंग्वेज में ब्लॉक्स, दैट्स इट। अभी पीटीएम फॉर, अभी देखो जो पहला जो पीटीएम है ना उसमें दोनों में 2 आता है, मतलब पी भी 2 है, टी भी 2 है, एम भी 2 है। फर्स्ट पी फॉर प्राकृत एंड पाली, टी फॉर तमिल तेलुगु, एम फॉर मलयालम मराठी, ये हो गया हमारा पीटीएम, ठीक है, प्राकृत पाली तमिल तेलुगु मलयालम मराठी। फिर बुक्स पे आते हैं हम, जिसमें ए है हमारा बीच में, बी फॉर बंगाली, ओ फॉर ओडिया, ए फॉर असमी, के फॉर कन्नडा,
एंड एस फॉर संस्कृत। ठीक है, ये जो बॉक्स वाला हिस्सा है ना, उस सब में सिंगल लैंग्वेज है और ये पीटीएम में 2 लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी 2 होते हैं ना, तो पीटीएम में भी 2-2 लैंग्वेज है सारी। सबसे पहली हमारी लैंग्वेज कौन सी है जो क्लासिक नोटिफाई हुई थी? तो तमिल है, इसलिए तमिल सबसे ऊपर है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। फिर भाई आईयूसीएन के डेटा ने बताया है कि हमारी जो जितनी भी स्पीशीज है उसमें से 24% जितनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन की कगार पे ऊपर खड़ी हुई है, मतलब वो खत्म ही हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। और ये हर साल होता है, इस साल कोई नई बात नहीं है, हर साल होता है। और पर फिर भी इंसान में कोई बदलाव नहीं है। फाइंडिंग्स क्या क्या मिली है कि भाई जो भी मेजर हॉटस्पॉट्स हैं वहां से हमें कम होती हुई दिख रही है। और थ्रेटन स्पीशीज में कौन कौन सी है, जैसे कि क्रैब है, क्रे फिश है, श्रिम्स, इसके ऊपर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन के रिस्क खड़े हुए हैं। ओके, अभी जो हॉटस्पॉट्स, उनको मैं हॉटस्पॉट की बात है उनको हमें नीचे की हुई है, इसलिए बाद में देखते हैं। एरियाज कहाँ कहाँ पे है, तो हमें ये देखने को मिला कि जहाँ पे हाई वाटर की स्कार्सिटी है और यूट्रोफिकेशन हाई है, वहां पे तो रिस्क कम देखने को मिला है। कायदे से इधर रिस्क ज्यादा होना चाहिए, बट उधर रिस्क कम है कि जहाँ पे स्कार्सिटी ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, यूट्रोफिकेशन ज्यादा है। जबकि यहाँ पे स्कार्सिटी कम है, जहाँ पे यूट्रोफिकेशन भी कम है, वहां पे हमें रिस्क ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा एनोमली देखने को मिली, बट ये हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे वाटर स्ट्रेस और यूट्रोफिकेशन ज्यादा हो वहीं पे हमेशा यही होगा ही होगा। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो कोई भी पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट हो गए हैं, कोई भी तालाब है, कुछ भी है, तो एल्गी और प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। होगा क्या, यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो, ये एक तालाब है, समझ लीजिए, ठीक है, तालाब है, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो एल्गी क्या होती है, वो सरफेस पे ही ज्यादातर हमें देखने को मिलती है, राइट, उसके आजू बाजू। तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ होती जा रही है और उसके पास न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, पूरे उसने तालाब को कवर कर लिया। अभी क्या हो रहा है, अभी सनलाइट तो नीचे आ ही नहीं रही, क्योंकि पूरे तालाब को कवर कर दिया, तो सनलाइट को आना है तो पहले तो यही ले लेगा, एल्गी ही ले लेगा। तो पूरी हद तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, और सनलाइट नहीं पहुंच पाती है तो फोटोसिंथेसिस भी इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। इन शॉर्ट, जो भी नीचे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, फिश, श्रिम्प्स, कुछ भी है, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरीके से फूड ही नहीं मिलता है। बस इसी चीज को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, की एल्गे का पूरे सरफेस के आ जाना और बहुत ही एक्सेस मात्रा में आ जाना, दैट्स इट। जरूरी नहीं है एल्गे हो, प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने जो हॉटस्पॉट्स की बात की थी ना, उसको देख लेते हैं। हॉटस्पॉट सबसे पहले क्या होता है, आपको नाम से ही दिख रहा है ना, हॉट, यहाँ पे कुछ तो भाई बवाल हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे जो जो भी एरियाज है जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में स्पीशीज देखने को मिलती है, अलग 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 अलग, उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, उसको हमने अलग से नोटिफाई किया हुआ है, उन सबको बोला है हमने हॉटस्पॉट, ठीक है। तो भाई इंडिया को हम अगर जूम करते हैं तो इंडिया में कौन कौन से एरिया आते हैं वो हमें देखने वाले हैं। तो एक तो भाई वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका आता है। डू रिमेम्बर, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका बोल रहा हूँ ना, ये एक ही पार्ट है, नोटिफाई हमने एक में ही किया हुआ है। इंडिया का है तो एक भाई इंडिया का, इंडिया वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका है। फिर इंडिया के हिमालयाज है, ये एक दूसरा पार्ट है। फिर इंडिया और बर्मा है अलग से, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा एरिया में आता है, मैंने थोड़ा सा छोटा मार्क कर दिया, ये बड़ा एरिया में आता है, इंडिया और बर्मा है। और एट लास्ट में हमारा पड़ता है सुंडालैंड, और सुंडालैंड का ही पार्ट में हमारा जो अंडमान निकोबार एरिया है ना, वो कवर हो जाता है। तो टोटल इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट्स है, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, इंडो बर्मा वाला रीजन और सुंडालैंड वाला, ठीक है। तो ये 4 हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड के हैं, उसमें से इंडिया के ये 4 हैं। अभी समझ लीजिए कि ये तो है ही, हॉटस्पॉट तो है ही है, उसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, मतलब हॉटस्पॉट्स में भी सबसे पावरफुल है, उसमें भी सबसे अच्छे हैं। तो इंडिया का ऐसा सिर्फ एक ही है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे होंगे, बट इंडिया का एक ही है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला हिस्सा जो है, ये 4 में से जो एक है, वो हमारा हॉटेस्ट ऑफ हॉट है, ठीक है। ये हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट ऑफ हॉट इंडिया का एक ही है। और सिर्फ हॉट की बात करें तो इंडिया के 4 हैं, ओके। तो अगर इन फ्यूचर वेस्टर्न घाट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं, उसकी बायोडाइवर्सिटी के लिए जो भी आता है या सब कुछ भी, या फिर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के लिए जो भी आता है, अगर ऐसा पूछा जाता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी को क्यों खतरा है, ऐसा सब, तो आप लिख सकते हो भाई इंडिया हैज 4 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड 1 हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट लाइक वेस्टर्न घाट, या फिर वेस्टर्न घाट के ऊपर हो तो वहां पे सिर्फ हॉटेस्ट का यूज कर सकते हैं। ये सब आपको यूज करना चाहिए, तो आपका आंसर ज्यादा होलिस्टिक और अच्छा बनता है, ओके। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेट क्या क्या है भाई, स्टेटस क्या क्या है, तो भाई
जो फ्रेश वाटर लैंडस्केप है वो 10% जितना लैंडस्केप स्पीशीज को कवर करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो भाई पानी पीने में हमें, ना खाने पीने, नहाने धोने में, सब में काम, फ्लड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। थ्रेड्स क्या क्या है, तो पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको हम काटते पाटते जाते हैं, और फिर अदर में और फिशिंग हो रही है, ये सब। फिर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, जैसे कि लांटना कमारा, ये मुझे नाम याद है, ठीक है। बहुत सी होती है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इग्नोर करते हैं अभी के लिए। आईयूसीएन के बारे में देख लेते तो 1948 में बना था, ग्लेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मेंबरशिप जो होती है वो उसमें गवर्नमेंट्स भी हो सकती है, सिविल सोसाइटीज भी हो सकती है, एनजीओज भी हो सकते हैं। मेन इसका काम क्या है, पूरी की पूरी जो स्पीशीज होती है ना, उन सबको देखना होता है, वेदर इट इज प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज। और इसी की निकलती है आईयूसीएन की रेड लिस्ट निकलती है, और रेड लिस्ट के अंदर ही सब बातें की जाती है कि भाई कौन सी स्पीशी जो है वो नियन थ्रेटन है, वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर एक्सटिंक्ट है, या फिर एक्सटिंक्ट वाइल्ड है। सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। और हाँ, सबसे कम तो देखना ही रह गया, लीस्ट कंसर्न की कोई इशू ही नहीं है, मस्त काम कीजिए। चलिए, अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। सबसे पहले मियावाकी टेक्निक, ये तो इतनी बार कवर किया है तो मुझे खुद पता नहीं है, फिर भी मैंने इसी का क्वेश्चन डाला है कि मुझे दूसरा मिल नहीं रहा था। बोला क्या है, तो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ने हमने प्रयागराज में मियावाकी टेक्निक के थ्रू जंगल बनाया हुआ है फॉर प्रिपरेशन ऑफ महाकुंभ 2025। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो। पॉसिबिलिटी हाई है कि 2025 में एक तो महाकुंभ के ऊपर क्वेश्चन होगा, उल्टा सुल्टा कुछ भी, बट होगा जरूर। तो भाई मियावाकी टेक्निक जंगल उगाने की टेक्निक है कि एक छोटे से एरिया में भी आप बहुत ही डेंस जंगल फॉरेस्ट कैसे उगा सकते हो। ये मियावाकी नाम किसके ऊपर पड़ा है, तो जापानीज जो बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उन्होंने ये टेक्निक का इजाद किया था, इसीलिए इसका नाम मियावाकी टेक्निक है। 2022 में 2023 में शायद या 2 में इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। और भाई कौन कौन सी टेक्निक होती है फॉरेस्ट ऐसे उगाने की, मतलब ऐसी सब जो भी टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, तो एक है तोंगिया टेक्निक, TAUNGYA। तोंगिया में क्या होता है, तो क्रॉप भी उगा और साथ में सॉरी, ट्रीज जो भी आपने उगाए हुए हैं, ठीक है, ट्रीज के बीच में आप क्रॉप उगाते जाओ, इट इज तोंगिया टेक्निक। आपको डायरेक्ट नाम ही पूछा जाएगा और नीचे फिर स्टेटमेंट दिखाए होंगे, याद रखना है आपको, तोंगिया टेक्निक। फिर है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है कि आपको ट्री तो उगानी ही है, पर ट्री के साथ साथ आप हनी बीज भी उगाते हो, मतलब हनी बी का कल्टीवेशन करते हो, तो ये एपीकल्चर हो जाता है। और एपीकल्चर क्या, एपीकल्चर विथ ट्रीज हो जाता है कि आपने ट्रीज भी उगाई है और हनी बी भी साथ में है, तो हनी बी एंड ट्रीज। फिर है एक्वा फॉरेस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है ना, तो एक्वा में तो फिश है, और फिर आपके ट्री श्रब है जो मतलब फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट विथ आपकी फिश है। फिर है सिल्वो पेस्टोरल एक्टिविटीज। सिल्वो पेस्टोरल में क्या है, ट्री श्रब मतलब कि फॉरेस्ट जैसा एरिया है, और विथ पेस्चर एरिया भी है कि गार्डन जैसा एरिया जहाँ पे भेड़ बकरी अपना चारा कर सकती है, पेस्चरल। फिर है एग्री सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में क्या है, तो अगेन एग्रीकल्चर है और साथ में ट्री एंड श्रब है, फॉरेस्ट जैसा एरिया है। फिर एग्री सिल्वी पेस्चरल, तो देखो यहाँ पे एग्री भी है, सिल्वी भी है, पेस्चरल भी है, तो तीनों साथ में है कि एग्रीकल्चर भी होगी, लाइव स्टॉक्स के लिए भी जगह होगी और फॉरेस्ट के लिए भी जगह होगी, तो उसको हम बोलेंगे एग्री सिल्वी पेस्चरल। पॉसिबिलिटी है कि कोई भी स्टेटमेंट आपको सिर्फ इतना नाम लिख के आ सकता है और नीचे 4 स्टेटमेंट होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या बताइए, या फिर आमने सामने आ सकता है कंपैरिजन में कि भाई तोंगिया टेक्निक के सामने ये, एप्रीकल्चर के सामने ये, इसके सामने ये, फिर आपको बोला हो कि ओनली वन राइट, ओनली 3 राइट, ओनली 2 राइट, एटसेट्रा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत न्यूज में रहा है। और अगर यूपीएससी ने मियावाकी पूछा है तो चांसेस है कि इस बार पूछे वो इस तरीके का कुछ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी अगेन आपको पता होगा, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब हमने बनाया हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। 2023 में इसको ऑर्गेनाइज किया था अंडर मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी एनर्जी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेक इन इंडिया ग्लोबल हब इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हमारा टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी को एस्टेब्लिश करना बाय 2030, और इसके अंदर हम ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को बना रहे हैं। और इसका हमारा एम क्या है, तो साइट है, मतलब साइट इनिशिएटिव का यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन भाई किसको बोलते हैं, तो कोई रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रोलाइजर्स को और प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइजर का यूज करते हुए हम ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते हैं, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अभी होता क्या है भाई, H2O है आपका पानी, ठीक है। अभी आपने ग्रीन एनर्जी का यूज करते हो, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हुए आपने इन दोनों को तोड़ दिया, O2 को तोड़ दिया और H को तोड़ दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया।
तो आपका क्या बन जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन बन जाएगा, क्योंकि आपने रिन्यूएबल एनर्जी यूज की थी ना हाइड्रोजन बनाने के लिए, H2O को तोड़ के एक हाइड्रोजन अलग कर दिया, O2 अलग कर दिया, तो ये ग्रीन हो गया। वैसे अगर आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज किए होते, न्यूक्लियर एनर्जी यूज किए होते, टेक्नोलॉजी क्या, न्यूक्लियर एनर्जी, और फिर ये हाइड्रोजन के एटम को तोड़ के बनाए होते, तो जो आपका हाइड्रोजन बनता उसका नाम क्या होता, पिंक हाइड्रोजन होता। फिर आप कोल का यूज किए होते, और कोल में भी ऐसा, कोल का ना शायद ब्लैक है जब तक मुझे याद है, मुझे अब ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर कोल का शायद ब्लैक है। फिर वैसे ब्राउन हाइड्रोजन है, ब्लैक हाइड्रोजन है, फिर पिंक हाइड्रोजन है, ये भी हमारी बात हो गई। फिर भी ब्लू हाइड्रोजन है, ब्लू में ना शायद गैस आता है, कि गैस का, नेचुरल गैस का यूज करते हुए अगर हम बनाए हैं तो वो ब्लू हाइड्रोजन। ऐसा सब आप एक देख लेना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन लिख देना और देख लेना, मुझे हल्का फुल्का इधर याद है, हो सकता है मैं गलती भी कर रहा हूँ, तो आप एक बार देख लेना, पर आप मतलब समझ गए ना कि ग्रीन क्यों है, उतना ही काफी है। चलिए, फिर है मलेशिया की लोकेशन कोलालमपुर, जिसकी कैपिटल है। सबसे पहले मलेशिया और ये सब भी जैसे ही आ जाता है, हमारा मेन कोड हमारा काम करेगा। सबसे पहले तो वो क्या है, मलेशिया ने डिपेंड किया हमारे फर्स्ट सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म के लिए टाइज, ओके अच्छी बात है। मलेशिया की लोकेशन देख लीजिए, यही है, साउथ चाइना सी के अंदर आता है। साउथ चाइना सी पे हम जब भी आते हैं तो हमें 9 डैश लाइन याद आनी चाहिए, ठीक है। 9 डैश लाइन याद आती है तो हमारा क्या है, सबसे पहले 3 मेजर डिस्प्यूटेड एरियाज है। पहला आता है वियतनाम, ताइवान, चाइना के अंदर, ये पहला एरिया है। फिर दूसरा यही वियतनाम, ताइवान, चाइना +1 फिलीपींस आ जाता है। फिर यही चारों आ जाता है, वियतनाम, ताइवान, चाइना, फिलीपींस, और फिर +1 करके मलेशिया आ जाता है। तो यही पांचों मिलकर पूरे के पूरे साउथ चाइना सी में इशू क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। और मैंने ये डिस्प्यूट तो बता दिया, बट आइलैंड का तो नाम नहीं बताया। तो भाई ये वियतनाम, ताइवान, चाइना की बात करते हैं, तो ये जो आइलैंड है वो पारासल आइलैंड है। फिर फिलीपींस को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आइलैंड आते हैं वो स्कारबोलो आइलैंड आते हैं, ठीक है। और मलेशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड आते हैं, ठीक है। यह तो आपका साउथ चाइना सी की डिस्प्यूट हो गई। फिर यहाँ की कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो ये तो छोटा सा इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है। और फिर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा म्यांमार। फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे आता है लाओस। फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे आता है वियतनाम, MLV। फिर इन दोनों के बीच में हमारी कोड क्या है, तो MLV के बीच में T, LLV के बीच में C। फिर नीचे आते हैं तो हमारा आ जाएगा मलेशिया फॉर M अगेन। फिर यहाँ पे टिप पे आता है सिंगापुर, MS, और नीचे इंडोनेशिया का I। और फिर 2 ही कंट्री बची है, BP, ब्रूने एंड फिलीपींस। तो देखो हमारा पूरा कोड क्या बन गया, MLVTC, और नीचे अगर जाते हैं तो MSI, और यहाँ पे बनेगा BP। M फॉर म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूने दारुसलाम एंड फिलीपींस। और ये जो मैंने बताया ना, यही इसी प्रकार से ही उसकी बॉर्डरिंग भी लगती है, जैसे कि मलेशिया के साथ लाओस, थाईलैंड और वियतनाम ही लगा सकता है, इसके ऊपर कोई नहीं। वियतनाम क्या, म्यांमार के साथ लाओस, थाईलैंड ही लगा सकती है बॉर्डर, और वियतनाम नहीं लगा सकता है क्योंकि वो दूर है, ठीक है। तो जो आजू-बाजू की कंट्रीज बन रही है ना, वही लगा पाएंगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कंबोडिया के साथ कौन-कौन बना पाएगा अभी बॉर्डर भाई, तो एक लाओस बना पाएगा, एक वियतनाम बना पाएगा, और एक आपका बना पाएगा थाईलैंड, क्योंकि वही बाजू में लगता है, बाकी और कोई नहीं बना पाएगा। चलिए, अभी आगे जाते हैं, इतना हमारा हो गया है, काफी है। बॉर्डरिंग भाई, हाँ मलेशिया के यहाँ पे भाई स्ट्रेट तो हमने बताया नहीं, ये मेजर जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको पता हो ना तो मुझे ये बताइए, हमने बहुत बार बात की हुई है इसलिए, ये स्ट्रेट, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट है, और ये जो स्ट्रेट है, इन तीनों का नाम क्या है, ये मुझे बता दीजिए। अगर पता हो तो मैं उम्मीद करूंगा पता हो, वैसे हमने क्योंकि बहुत बार बात की है, बता दिए ना। चलिए, ऊपर देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो भाई LPG सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं हम इसके अंदर, कि जिसके भी घर में LPG सिलेंडर नहीं है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ताकि आपका पॉल्यूशन कम हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, वो सब अच्छा होता है, ठीक है। ये बेनिफिशियरीज कौन से होते हैं इसके अंदर, तो SC, ST और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भी आते हैं वो इसके बेनिफिशियरीज होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। डेटा क्या था, तो 2024 में 2014 से लेकर 2024 में ये डबल हो चुका है, 32 करोड़ तक हमने ये दे दिए हैं, इसलिए न्यूज में था। फिर यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, और किसकी बात करती है कि भाई 170 मिलियन जितने नए जॉब्स आएंगे, जिस तरीके से ट्रेंड्स हमारे बदल रहे हैं, उसमें से भी 2/5 जितने, यानी कि 40% जितने जो भी जॉब्स होंगे वो एग्जिस्टिंग स्किल सेट से आएंगे, जबकि नए जो होंगे वो दूसरी वजह से आ सकते हैं, ठीक है। सॉरी यार, मैंने उल्टा बता दिया यार, ये 40% जितने जो है ना,
वो जो अभी एग्जिस्टिंग स्किल्स लेके बैठे हैं उनकी जॉब चली जाने वाली है, और क्योंकि नए की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। फिर है सोनोबॉयज। सोनोबॉयज इंडिया यूएस के बीच में साइन हुई है कि एक दूसरे के सोनोबॉयज को हम यूज कर सकते हैं। सोनोबॉय होता क्या है भाई, तो प्लेन के थ्रू ना, देखो ऐसा ना हम लॉन्च कर देते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर ये पानी का सरफेस है, और प्लेन के थ्रू हम ऐसा जो सोनोबॉय है उसको ऐसे डाल देंगे, तो सोनोबॉय ऐसा पानी के अंदर पड़ा होगा। एक डीप ओशन में भी सोनोबॉय हो सकता है, और एक सरफेस के ऊपर पानी में भी सोनोबॉय हो सकता है। ये काम क्या करता है, लगातार ना ये सिग्नल्स ऐसे अर्थ अपना पानी के अंदर देख चेक करता रहता है, चेकिंग करता रहता है। फिर यहाँ से अगर कोई भी शिप आती है, सबमरीन वबमरीन, तो ये तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेगा। दैट्स इट। तो पानी के अंदर सर्वेलेंस करने का काम होता है सोनोबॉयज का। अगर आपको जो भी रिस्क लगता है ना, समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि यार, मुझे लगता है कि मेरी आजू-बाजू चाइना की शिप आ गई है, मैं क्या करूँगा, तुरंत प्लेन लेके जाऊँगा और उस पूरे एरिया में सोनोबॉयज बिछा दूँगा। फिर सोनोबॉय डिटेक्ट कर लेंगी, दैट्स इट। और ये एक चीज़ होती है, दूसरा होती है हमेशा से मैंने उधर सोनोबॉय बिछा के ही रखी है। अभी सोनोबॉय जैसे ही डिटेक्ट करती ना, यहाँ के थ्रू सिग्नल छोड़ेगी, यहाँ पे एक दूसरा टावर लगा होगा, यहाँ पे तुरंत बता देगी भाई शिप दिखी है, मुझे डिटेक्ट हुई है। तो इट इज़ जस्ट डिटेक्टर्स जो कि सोनार वेव्स छोड़ते हैं। सोनार सिस्टम होती है इसके अंदर, जो मैंने ये बताया सोनार सिस्टम है। और आपको कोई भी सबमरीन वबमरीन कुछ भी निकलता है तो उसको पकड़ लेती है। देन इट इज क्रूशियल फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ओशनोग्राफिक रिसर्च। सिर्फ पकड़ने में नहीं, ओशन के डेटा को भी आपको रिसर्च करना है तो भी आपको काम आता है, ठीक है। फिर भाई रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो कोई भी आपका टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, फोन है, वाईफाई है, कुछ भी है, फोन है, टीवी है, ऐसा कुछ भी, वो विदाउट नेटवर्क चल सकता है अगर आपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाया हुआ है। यहाँ पे आपका फ़ोन है, यहाँ पे ये नेटवर्क लगाया हुआ है, टावर की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसके थ्रू यहाँ पे जाएगा, फिर इसके थ्रू डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होके आपको नेटवर्क मिल सकता है, पॉसिबल है ये। या फिर इसको जाने देना हो तो सैटेलाइट नहीं, टावर के साथ भी कनेक्शन होके जाने दे सकता है। बट इन शॉर्ट, रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगा के थ्रू हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, दैट्स इट। इसको लगाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को फंडिंग मिली है अंदर डिजिटल भारत निधि के अंदर, यूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड नहीं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सॉफ्टस्टोन। तो उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि भाई अथॉरिटीज ने पुल आउट कर लिया है अनरेगुलेटेड सॉफ्टस्टोन माइनिंग। ये भाई एक स्टीटाइट जैसा होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ था। मेटामॉर्फिक रॉक आपको जियोग्राफी में आता है, मुझे पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्या होता है। इग्नियस रॉक होता है एक, फिर एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये यूजुअली कहाँ पे काम आता है, तो कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में और इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। एग्जांपल्स क्या-क्या है इसके, तो माइका, क्लोराइट, एम्फीबॉट्स, क्वार्ट्ज इसके एग्जांपल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिलते हैं, सॉफ्टस्टोन्स राजस्थान के अंदर, फॉलोड बाय उत्तराखंड। और ये सब किसने बताया, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने बताया हुआ है। फिर है आर्टिशियंस कंडीशन। अभी भाई समझ लीजिए कि ग्राउंड में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी उसके आजू-बाजू रॉक है ना, वो रॉक एकदम ही स्ट्रॉन्ग रॉक है। तो ये जो बीच में पानी भरा हुआ है वो कहाँ पे भी जा ही नहीं सकता है। एकदम प्रेशर क्रिएट हो चुका है। पानी जगह ढूँढ रहा है कि कोई भी थोड़ी-सी भी जगह मिलती है ना, तो मैं लीक हो जाता हूँ। और तभी आप इस पानी के ज़मीन के ऊपर हल्का-सा होल करते हो। अंदर तो जाते ही नहीं हो, सिर्फ होल करते हो। जैसे ही ये होल होता है ना, वैसे ही पानी फव्वारों की तरह बाहर निकलने लगता है। इट इज़ आर्टिशियन कंडीशन। देखो यही राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिला। ये कब होगा, जब आजू-बाजू की जो भी जगह होगी ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर, वो एकदम ही स्ट्रॉन्ग होगी, परमिएबल नहीं होगी, वो पानी को अब्ज़ॉर्ब बिल्कुल नहीं कर पाएगी, तभी ये होगा, ठीक है? और कभी-कभी आप अगर होल नहीं करते हो ना, तो पानी अपने आप खुद जगह बना के भी निकल सकता है, पॉसिबल है। बट यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जैसलमेर में खुद पानी मतलब जैसे ही थोड़ा-सा होल करने पे पानी के बड़े-बड़े फव्वारे निकल रहे थे। ये ऐसी ही चीज़ है जैसे कि वाटर, पानी की बॉटल है, एकदम ही मैंने टाइट बंद करके रखी है, और अचानक से मैं किसी भी तरीके से पानी में हॉल करता हूँ, तो पानी कैसे फटाक से बाहर आने लगेगा ना। इट इज़ जस्ट लाइक आर्टिशियन कंडीशन, ठीक है? ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने छोड़ छोड़ दिया हो। ये आपके बस क्वेश्चन है आज के, अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में तो कुछ दम नहीं है, मेंस वाला आपको ध्यान से करना है। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। हाँ, इसके आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और ये आंसर वांसर सब उधर मिल जाएगा। ओके, चलिए, सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।